अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम नाजरीन को MT न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाजरीन इकराम, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी बात से इत्तिफाक हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पिछले 3-4 दिनों से आप लगातार सकूनत नामी एक महिला की खबर जो भोजपुरी गांव की बेटी थी, आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरह से उनके साथ एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। और इंसानियत को शर्मसार तो उस वक्त कर दिया जब उनके साथ इस वारदात को अंजाम देने के बाद एक 8 महीने के मासूम बच्चे को भी उसके पास छोड़ कर के आरोपी चला गया। नाज़रीन इकराम, इसका रीज़न क्या है और इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला कौन है, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट जब आएगी उसी वक्त ये वाज़ेह हो सकेगा कि आखिर इसका आरोपी कौन है और उन्होंने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया है। इस पूरी वारदात के बाद अब लगातार सकूनत के मैके वालों का ससुराल वालों पर इल्ज़ाम तराशी का दौर भी जारी है और दूसरी जानिब जो सकूनत के ससुराल वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं तमाम आरोपों को नकारते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए मृतक सकूनत की बेटी तरन्नुम की, जिसकी उम्र 13 वर्ष बताई जा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने पिता के पक्ष में, अपने पिता के बचाव में बयान देती हुई नज़र आ रही है। हालांकि तरन्नुम के बयानात पर भी सकूनत के मैके वालों का यानी तरन्नुम के मामा और नानाओं का यही कहना है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है और दबाव बना कर के उनसे वही बयान दिलाए जा रहे हैं जो उनकी मंशा है, जो उनकी चाहत है। नाज़रीन इकराम, तरन्नुम जो मृतक सकूनत की बेटी है वो कहीं ना कहीं अपने बयान में ये कहती हुई नज़र आ रही है कि अगर मेरे पिता को ही जेल हो गई तो फिर हमको कौन रखेगा, कौन हमारी देखभाल करेगा। हमारे पिता इसके आरोपी नहीं हैं, उन्होंने हमारी माँ के साथ इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है क्योंकि वो यहाँ थे ही नहीं। वो गाड़ी से जैसे ही आए और उन्होंने हमारी माँ को जब घर पर नहीं पाया तो उन्होंने हमारे नाना से फ़ोन किया। उनसे जब जवाब ये मिला कि यहाँ पर नहीं है तो उन्होंने फ़ौरन उनको तलाशना शुरू किया, उनको ढूंढना शुरू किया। हालांकि तरन्नुम के जो नाना हैं और जो उसके मामा हैं उनका साफ ये कहना है कि हमारे पास कोई किसी तरह की कॉल नहीं आई। बहरहाल ये एक जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। सकूनत की इस घटना के बाद अब एक और घटना सामने आई है। फिरोज बजर का बस स्टैंड पर एक नौजवान का शव मिला है मशकूक हालत में। तौफीक नाम का वो शख्स है, 27 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। तीतर का गांव का वो निवासी है। उनके जो पिता हैं उनका अब आरोप है सीधा कि हमारे बेटे की हत्या भी हमारे बेटे के ससुराल वालों ने की है, क्योंकि पिता का आरोप है कि अब से तकरीबन 1 हफ्ता पहले वो ससुराल गया था, जिसके बाद ससुराल वालों ने उनको बंधक बना करके रखा और 5 दिन के बाद वो जैसे तैसे करके घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो उसके बाद उनकी दादी का निधन हो गया और दादी के 3 दिन गुजरने के बाद अब हम मेरे बेटे तौफीक का शव फिरोजपुर झरका बस स्टैंड पर मशकूक हालत में मिला है। हालांकि इसका आरोप तौफीक के जो वालिद हैं, जो उसके पिता हैं, वो सीधा तौफीक के ससुराल वालों पर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब उनकी दादी का निधन हुआ तो उनके 1 दिन बाद उनका साला आया और बोलेरो गाड़ी में बिठा करके उनको लेकर गया, जिसके बाद ये शव मिला है और डेड बॉडी पर कहीं ना कहीं चोट के निशानात भी बताए जा रहे हैं। बहरहाल मैं पहले आपको तौफीक खान के जो पिता हैं उनका बयान आपको सुना देता हूं। हालांकि मैं पहली वीडियो में ये पूरी अपडेट दे चुका हूं, लेकिन उनका जो बयान है वो बयान मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद आगे वीडियो में चर्चा करते हैं। तौफीक खान ये सब राजगढ़ पहले लैब टेक्नीशियन काम करता था सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ जी, उसके बाद में ये इसकी घरवाली जो पहली एक्सपायर होगी, ये हमने दूसरी करी है। इसका साडूर एक इसका ताऊ का लड़का है, वो तीनों लेके गए इसको बलोरों, वहाँ ले जाके इसको पता नहीं क्या नहीं, अब चोट के निशान है। और हमको तो करीब 12-1 बजे बस स्टैंड से किसी अन्य आदमी ने फ़ोन किया कि भाई ये लड़का तेरा है क्या। ससुराल वालों सके हमको 8 दिन तक बांधी रखा। जब तो दोस्तों ये थे तौफीक के पिता जिसका बयान अभी आपने सुना।
तो ये 2 ऐसी वारदात हैं जो अभी 4 दिन के अंदर अंदर दी गई हैं। लेकिन ये कोई पहली वारदातें नहीं हैं कि जिनको अंजाम दिया गया है, बल्कि इससे पहले कई मेवात की ऐसी बेटियां हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस तरह से उनके साथ इस वारदात को अंजाम देकर के इस दुनिया से अलविदा कहने पर मजबूर किया गया। और इसी तरह से कई मेवात के ऐसे नौजवान भी हैं कि जिनको इसी तरह की घटना का शिकार करके हमेशा के लिए दुनिया छोड़ने पर मजबूर किया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन तमाम वारदातों का रीज़न क्या है? क्यों इस तरह हर 8वें, हर 10वें, हर महीने को इस तरह की वारदात कोई ना कोई देखने को मिलती है? नाज़रीन इकराम, जहाँ तक मैंने इन तमाम वारदातों को पेश नज़र रख कर के गौर किया तो मुझे तो सिर्फ एक रीज़न इसका मालूम होता है, वो कहीं ना कहीं अगर महिला और मेवात की बेटियों की वारदात को लेकर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन तमाम वारदातों के पीछे जो मेन रीज़न है वो है दहेज का मसला। क्योंकि जितनी भी वारदातों को अंजाम दिया गया है अब तक कहीं ना कहीं उसमें ये वाज़े हुआ है, ये बात निकल कर के सामने आई है कि इसको दहेज की वजह से मारा गया था, दहेज की वजह से इसको पीड़ित किया गया, दहेज की वजह से इसको परेशान किया जाता रहा। जब दहेज की डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो फिर उनके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया गया। इसी तरह से अगर नौजवान के ताल्लुक़ से इन तमाम वारदातों को लेकर के आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका रीज़न जहां एक तरफ ये होता है कि दहेज की वजह से लड़की को परेशान कर रहा था, तब जाकर के लड़की के परिवार और लड़की के पक्ष वालों ने लड़के के साथ इस वारदात को अंजाम दिया, तो वहीं एक दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारी मेवात के अंदर अनपढ़ता है, एजुकेशन नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी का सही फ़ैसला ही नहीं कर पाते और मामूली सी बात पर वो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे देते हैं या फिर अपनी पत्नियों को इस तरह मामूली सी बातों पर परेशान करना शुरू करते हैं और जिसके बाद वो मामूली सी बात बढ़ते बढ़ते काफ़ी हद तक बढ़ती हुई चली जाती हैं और फिर इस तरह की वारदात और इस तरह के घिनौने खेल खेले जाते हैं। तो मुझे जहाँ तक इन तमाम वारदातों को सामने रख कर के जो रीज़न मैंने सोचे और जो रीज़न मुझे मालूम हुए वो 2 थे कि लड़कियों की जहाँ तक बात है कि लड़कियों के साथ इस तरह की वारदात को क्यों अंजाम दिया जाता है, तो उसका एक मेन रीज़न ये है कि दहेज की वजह से उनको पीड़ित किया जाता है, दहेज की वजह से उनको इस तरह की वारदात का शिकार बनाया जाता है। और अगर नौजवानों के साथ हुई वारदातों को आप गौर से देखेंगे तो वहाँ जहाँ मुख्तलिफ और रीज़न भी हो सकते हैं, तो वहीं एक रीज़न ये भी है कि हमारे नौजवान, हमारी मेवात की नई नस्ल, हमारी मेवात की नई जनरेशन नो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ता है, जिसकी वजह से वो सही फ़ैसला ही नहीं कर पाते और मामूली सी बातों को वो इतना तूल दे देते हैं और मामूली सी बातों पर वो पत्नियों को इतना पीड़ित करना शुरू कर देते हैं कि फिर उनके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल आपका मेरी बात से इत्तिफाक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक गौर व फिक्र किया है मुझे ये 2 रीज़न इसके मालूम हुए हैं, एक दहेज का और दूसरा अनपढ़ता का, नो एजुकेशन का। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ख़ासकर मेवात के उलमा, आइम्मा और जितने भी समाजी और सियासी कारकुन और ज़िम्मेदारान हैं कि इन दोनों रीज़नों का कोई ना कोई हल तलाश किया जाए। जो दहेज की बीमारी आजकल हमारी पूरी मेवात के घर घर में घुसी हुई है, इसको किसी न किसी तरीक़े से ख़त्म किया जाना चाहिए, चाहे पंचायती लेवल पर, चाहे इनफरादी तौर पर घर घर जाकर के मुलाकात करके। और इसी तरह से जो हमारी नई जनरेशन नो एजुकेटेड है, अनपढ़ता है जिनके अंदर, उनकी भी फ़िक्र हमारे सियासी और समाजी रहनुमाओं को लेनी चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरह से हमारी नई जनरेशन नो एजुकेटेड रही, अनपढ़ रही और उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, चाहे दुनियावी तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो, अगर वो इसी तरह से तालीम से दूर रहे तो मुश्किल है कि इस तरह की वारदात पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि जब शख्स तालीम याफ्ता नहीं होता, नो एजुकेटेड होता है, एजुकेशन उनके पास नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत सारे मसाइल के अंदर सही फ़ैसला नहीं ले पाता। तो बहरहाल ये हाल ही में अभी 2 वारदात हुई हैं
और दोनों वारदातें अपने आप में बहुत ही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हैं। नाज़रीन किराम, आप तमाम से गुजारिश है कि आप कम से कम अपने तौर पर इनफरादी तौर पर ये अहद करें कि हम इन तमाम चीज़ों से गुरेज करेंगे, जहेज़ जैसी लानत से हम बचेंगे और इसी तरह से हम इंशाअल्लाह अपनी नई जनरेशन को पढ़ाएंगे, एजुकेशन दिलाएंगे, तालीम याफ्ता बनाएंगे। अगर इन दोनों चीज़ों पर हमने इनफरादी तौर पर भी मेहनत कर ली और इनफरादी तौर पर भी हमने इंशाअल्लाह अहद कर लिया, तो आइंदा चंद सालों के अंदर आपकी मेवात का नक्शा ये नहीं बल्कि कुछ और होगा। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी बातों से इत्तेफाक है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।